हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है एग्रीपो। ठीक है, तो चलिए हम लोग लास्ट लेक्चर में ये पढ़े थे इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड स्कोप पढ़ चुके थे, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ चुके थे। ठीक है, रूरल सोशियोलॉजी का। तो इस लेक्चर में ये यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। कि रूरल सोशियोलॉजी का एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में क्या उसका रोल है, क्या महत्व है, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसके पहले अगर आप इसका पार्ट 2 नहीं देखे हैं, यूनिट 1 का पार्ट 2, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसका जो उस लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल पे भी आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। ठीक है, तो टू टर्म रूरल एंड सोशियोलॉजी, दैट इज साइंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि रूरल सोशियोलॉजी में दो टर्म आ रहे हैं, एक रूरल आ रहा है, एक दूसरा सोशियोलॉजी आ रहा है। मतलब रूरल सोशियोलॉजी मतलब रूरल के बारे में, हम लोग रूरल एरियाज़ के बारे में जो भी वहाँ सोशल गैदरिंग हो रही है, सोशल रिलेशनशिप हो रही है, उन सब चीज़ों को हम रूरल सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा है, रूरल सोशियोलॉजी इज द बॉडी ऑफ फैक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, knowledge, systemized knowledge which has developed the application of scientific method in relation of study method in the study of human relationship in rural environment and people engaged डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। कहने का मतलब सिंपल सही है कि रूरल सोशियोलॉजी क्या करता है, जो भी प्रिंसिपल है और जो भी फैक्ट है नॉलेज का, वो साइंटिफिक एप्लीकेशन के साथ साथ रूरल सोसाइटी में उसको अप्लाई करता है और ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में जानना, उनको अच्छे से यूटिलाइज करना, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना, ये सारी चीज़ें जिससे कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग रूरल सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो ये रूरल सोशियोलॉजी तीन एरियाज में काम करता है। पहला है सब्जेक्ट मैटर, दूसरा है रिसर्च एंड तीसरा है सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रूरल सोसाइटी। मतलब सब्जेक्ट मैटर कैसा है, ठीक है, मतलब किस पे काम करना है हमको, कौन सा सब्जेक्ट मैटर है वो। रिसर्च का मतलब होता है कि उस पर बहुत अच्छी तरीके से मीटिंग बनती है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बात करते हैं, पूरा डिस्कशन होता है, पूरी मैटर कलेक्ट की जाती है, उसके अच्छे से बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट अल्टरनेटिव खोजे जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रूरल सोसाइटी, फिर रूरल सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। देखिए यहाँ एक फ्लो चार्ट है, इसके थ्रू मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्कोप क्या है। स्टडी ऑफ रूरल कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी के बारे में जानते हैं हम लोग, रूरल कम्युनिटी कैसी होती है, क्या है रूरल कम्युनिटी के नॉर्म्स, क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम एंड कॉन्ट्रास्ट। तो रूरल अर्बन के क्या कॉन्टिन्यूम है और क्या कॉन्ट्रास्ट है। जैसे कि कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। जैसे कि अगर आप रूरल एरियाज़ में चल जाए तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही प्योर होता है, बहुत ही सुंदर होता है, मतलब बहुत ही सुहाना होता है। लेकिन आप अर्बन एरियाज़ में चल जाते तो वहाँ आपको पॉल्यूशन देखने को ज़्यादा मिलता है। रूरल एरियाज़ में चल जाते तो आपको हर चीज़ प्योर एंड हाइजीन देखने को ज़्यादा मिलती है। मतलब आप खेत से तोड़ के लाते हैं, आप खाते हैं। आप शहर में कोई चीज़ ला रहे हैं, कैसा आ रहा है, पेस्टिसाइड छिड़का गया है कि इंसेक्टिसाइड छिड़का गया है, वो प्योर है कि इम्प्योर है, आप कुछ नहीं पता कर सकते। रूरल एरियाज़ में जो लोग होते हैं एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं, वो चले जाते हैं, एक दूसरे को सौंप के चले जाते हैं, उनके अंदर ह्यूमैनिटी देखने को मिलती है। लेकिन अर्बन एरियाज़ में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि अगर गांव में आप देखे होंगे कि अगर चाचा का लड़का भूखा है तो चाची क्या कर देती हैं, बगल वाली चाची के यहाँ से कुछ हम लोग मांग के खा लेते हैं या मांग के खिला देते थे। तो ये एक प्रकार का भाईचारा होता है, प्रेम होता है, संबंध होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रूरल अर्बन एरियाज़ की, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को अर्बन एरियाज़ में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टडी ऑफ रूरल सोशल प्रॉब्लम, जो भी रूरल सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, रूरल सोशल प्रॉब्लम्स के अंदर हम रूरल सोशियोलॉजी के स्कोप के अंदर हम ये सारी चीज़ें
को हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब रूरल सोशल प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। रूरल सोशल प्रॉब्लम्स में जैसे कि सोसाइटी में कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर रही है रूरल एरियाज़ में। जैसे वहाँ का ड्रिंकिंग सिस्टम अच्छा है कि नहीं, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है कि नहीं, वहाँ जो फूड प्रोक्योरमेंट जो सिस्टम है, खाद्य पर जो निगम जो सिस्टम है वो सबको खाने मिल रहे हैं कि नहीं, जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है वो ग्राउंड लेवल तक अप्लीकेबल हुआ है कि नहीं, ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखना। और स्टडी ऑफ रूरल सोशल कंट्रोल, रूरल और सोशल के बीच में जो कंट्रोल है उनको कैसे हम स्थापित कर सकते हैं कि लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम ना करें, एक दूसरे के भाईचारे के साथ रहें, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। रूरल सोशल स्ट्रक्चर कैसा होता है वो सारी चीज़ें के बारे में हम लोग पढ़ते हैं स्कोप में। स्टडी ऑफ रूरल सोशल प्रोसेस, वो सारी चीज़ें उनके रूरल सोशल के क्या क्या प्रोग्रेस हैं, कैसे सोसाइटी डेवलप होती है, वो सारी चीज़ें हैं। स्टडी ऑफ रूरल प्लानिंग कैसे की जाती है, वो सारी चीज़ें हैं। स्टडी ऑफ रूरल इंस्टीट्यूशन में जैसे कि वहाँ के चंपाल चर्चा मैंने बताया था, और भी जो कमेटी बैठती है, जो डिस्कशन होता है, ये सारी चीज़ें कैसे होती है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग इसमें मेंशन करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में करें, मतलब है कि जैसे कोई सोसाइटी है जो रूरल एरियाज़ है जो पूरी तरीके से अब ख़त्म होने वाली है, उनको हम पहले कैसे अब फिर से रिकंस्ट्रक्ट कैसे बना सकते हैं, फिर से कैसे कॉलोनी हम बसा सकते हैं, फिर से कैसे उनकी कम्युनिटी बन सकती है, तो वो सारी चीज़ें के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। और स्टडी ऑफ रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग यहाँ जानते हैं, और रूरल सोशल चेंज, तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। वहाँ भी वही सारी चीज़ें लिखा है, वहाँ फ्लो चार्ट में था, यहाँ ऐसे ही लिखा है, जैसे रूरल सोशल लाइफ, रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रूरल सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और उसके बाद आपका है रूरल सोशल इंस्टीट्यूशन के बाद आपका है रूरल सोशल प्रोसेस, फिर सोशल कंट्रोल एंड सोशल चेंज इन रूरल सोशल सेटअप, रूरल प्लानिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन, रिलीजन एंड कल्चर एंड रूरल प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें वहाँ की बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए लास्ट स्लाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। रोल ऑफ चेंज एजेंट का मतलब क्या है कि हम कैसे कौन कौन से चेंज एजेंट है जो कि कौन कौन से जो चेंज एजेंट है उनका क्या रोल है, वो सब चीज़ें के बारे में यहाँ हम लोग जानते हैं। तो क्या है ट्रांसफ़र ऑफ इनोवेशन, पहला जो मेन रोल है ट्रांसफ़र ऑफ इनोवेशन, वो एक इनोवेशन के ट्रांसफ़र में बहुत ज़्यादा रोल करते हैं। फिर कम्युनिकेट करते हैं, फिर परसुएशन का मतलब वो ग्राउंड लेवल पे परसुएशन का मतलब होता है कि वो उनको एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है, परसुएशन, ठीक। तो यहाँ एक बार चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एबिलिटी टू बी अ रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी मेंबर, देखिए जो भी चेंज एजेंट होंगे उनके अंदर ये होनी चाहिए कि एबिलिटी होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी मेंबर की, ठीक है। तो मतलब वो एक अपने कम्युनिटी को समझे, कम्युनिटी के बारे में जाने, कम्युनिटी में हो क्या रहा है, क्या बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, और वो अपने कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें चेंज एजेंट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, यहाँ नेक्स्ट वन क्या है, इसको अगर हम देखना चाहे तो लिखा है लाइक्स टू कोलैबोरेशन एंड फैसिलिटेट विद अदर्स। तो लाइक टू कोलैबोरेशन विद फैसिलिटेट विद अदर्स का मतलब यहाँ यही है कि उस चेंज एजेंट के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि वो एक दूसरे से मिल जाए, ठीक है, वो एक दूसरे से क्या हो जाए, मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। और अगला क्या है, इंथुसियास्टिक, पैशनेट एंड इंस्पायरिंग, फैसिनेटिंग विद, हाँ ये तो अभी आपको बता ही दिए। इंथुसियास्टिक,
पैशनेट एंड इंस्पायरिंग का मतलब ये होता है कि जो भी चेंज एजेंट है उनके अंदर इंथुएस्टिक होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होना चाहिए, उसके अंदर एक एनर्जेटिक पावर होना चाहिए कि नहीं मुझे चेंजेस लाना है, सोसाइटी के लिए मुझे कुछ करना है, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। पैशनेट होना चाहिए, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा तत्पर होना चाहिए कि नहीं मुझे करना है तो करना है, डिटर्मिनेशन होना चाहिए उसके अंदर। और एक और खूबी होनी चाहिए इंस्पायरिंग करने की, लोगों को एक दूसरे से, लोगों को कैसे वो इंस्पायर कर दे, मतलब लोग उसको देखकर इंस्पायर हो, उनके अंदर मोटिवेशन आए कि नहीं मुझे भी इनके तरह बनना है, मुझे भी इनके तरह करना है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम आपको एग्जाम्पल दें तो हम देखे हैं, ठीक है, आम आदमी पार्टी के पहले जो वो हुआ था 2014 में, आई थिंक 2014 या 2012 में, ठीक है, जो लेखपाल बिल को लेकर हुआ था, ठीक है, अन्ना हजारे जी। तो अन्ना हजारे क्या थे, एक सोशल एक्टिविटीज थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, समाज में बहुत बड़ा एक आंदोलन लाया जिससे कि लोग एक जागरूक हुए और वो उसी लिए जाने गए, ठीक है। तो सेम उसका परिणाम किसको मिला, अरविंद केजरीवाल को, ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने उस चीज़ का फ़ायदा उठा के क्या किया, अपनी खुद की पार्टी बना ली, आम आदमी पार्टी, जो भी आज बहुत सारे स्टेट में उसकी खुद की सरकार है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं चेंज एजेंट के अंदर, ये सारी चीज़ें इस पे मतलब खूबियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट वन क्या है, कमिटेड टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑफ दैम सेल्फ एंड अदर्स। तो देखिए एक होता है कमिटेड होने चाहिए, उनके अंदर क्या होनी चाहिए कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहे, अपने अंदर चेंजेस लाते रहे, अपने अंदर मॉडिफिकेशन करते रहे, अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें चेंज एजेंट अपने अंदर लाते हैं। एंड दैन सेल्फ, अपने लिए भी और लोगों के अंदर भी, अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम, लोगों के अंदर कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो उनको कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है, उनको कैसे सिखाना है, उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज कैपेबल ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड द सेल्फ असेसमेंट। कहने का मतलब यहाँ यही है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, आपको अपने बारे में स्वयं क्षमता आपका होना चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं, कि मुझे किस किस जो मेरा वीक जोन है मुझे उसको कैसे इम्प्रूव करना है, कितना वर्क करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आपको खुद पता होनी चाहिए। तो ये चेंज एजेंट के अंदर ये भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रांग इंगेजिंग एंड द डायनेमिक कम्युनिकेटर। तो ये स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, स्ट्रांग होने का मतलब यहाँ यही है कि ये एक प्रकार के ऐसे कम्युनिकेटर होते हैं कि लोग उनके बातों में आ जाते हैं, अगर वो किसी मुहिम को छेड़ रहे हैं, किसी सोसाइटी में कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, तो वो लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि देखिए ये नहीं ऐसे करिए। जैसे मान लीजिए कि आपके कॉलोनी में बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर घर जाके समझाते हैं कि नहीं आप अपने घर में डस्टबिन रखिए, 2 डस्टबिन रखिए, एक रिसाइकल वेस्ट के लिए और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन, एक हरा और एक नीला। तो लोग उससे जानते हैं, उनके पीछे, और ये हवा में बातें नहीं करते हैं, ये साइंटिफिक तथ्य के साथ आते हैं, मतलब एक साइंटिफिक फैक्चुअल के साथ वो आते हैं और आपको डेटा बताते हैं कि देखिए इतने सारे लोग के घर हर साल में इतने रुपए खर्च हो जाते हैं बस बीमारी के लिए। तो ये क्या है, लोग उनसे मोटिवेट हो जाते हैं, लोग उनके बारे में जानना शुरू कर देते हैं, लोग उस चीज़ को अडॉप्ट कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम होता है और लोगों के अंदर चेंजेस आता है। तो ये भी एक चेंज एजेंट के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। प्रोएक्टिव एंड क्रिएटिव नॉन रिएक्टिव। तो ये प्रोएक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिव का मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी किसी चीज़ के बारे में जान लेना और उसके जाके तुरंत तथ्य पे क्या करना, असर करना, एक्ट करना, ये होते हैं। नॉन रिएक्टिव होते हैं, नॉन रिएक्टिव का मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी बोल दिया तो तुरंत रिएक्ट कर गए, ये पहले उसको समझते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसके पीछे का रीज़न क्या था, लॉजिक क्या था, वो सारा चीज़ें जानने के बाद ही रिएक्ट करते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। प्रोएक्टिव एंड क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब क्या होता है कि ये कुछ नया करना चाहते हैं, इनके दिमाग में इमेजिनेशन की पावर होती है, ये कुछ समाज के लिए कुछ अलग हटके करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलता है चेंज एजेंट के अंदर,
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका सिस्टम थिंकर विद द एबिलिटी टू द सॉल्व प्रॉब्लम। कहने का मतलब यहाँ यही है कि एक प्रकार का सिस्टम थिंकर होते हैं, मतलब पूरी तरह से जो भी प्रॉब्लम्स दी गई है उस पर चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, पूरी तरीके से सोचते हैं, एक बेस्ट सोल्यूशन लेकर आते हैं जिससे कि उसको हम ग्राउंड लेवल पे अप्लाई कर सके बाय द हेल्प ऑफ इन अ फॉर्म ऑफ अ पॉलिसी। ठीक है, वो पॉलिसी बनाते हैं और पॉलिसी को एप्लीकेबल करते हैं जिससे कि सबको उसका बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, तो ये चीज़ें था। तो ये जब चेंज एजेंट के अंदर जो भी उनके रोल्स हैं वो मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, इट्स इम्पॉर्टेंस टू एक्सटेंशन वर्क। क्या इम्पोर्टेंस है एक्सटेंशन वर्क में? तो पहला है कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम जब रूरल सोशियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ चुके रहते हैं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसे होगा। कम्युनिटी में हम जैसे कि अभी आपको हम पढ़ाए थे, फैमिली बेसिक यूनिट है, उसके बाद फैमिली ग्रुप बनाती है, ग्रुप से आपकी सोसाइटी बनती है और सोसाइटी से पूरी कम्युनिटी बनती है, ये पूरी समिति होती है। ठीक है, तो वो पूरा जो एक प्रोसेस है, अगर हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हम बात करें कि अगर हम रूरल सोशियोलॉजी पढ़ चुके हैं और हम लोगों के बिहेव और एटीट्यूड जान पा रहे हैं, तो हम कम्युनिटी का एक अच्छी तरीके से कम्युनिटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। चेंज एजेंट रोल, जो एजेंट रोल है, चेंज एजेंट जो हैं उनका रोल क्या होता है? चेंज एजेंट पे अभी अगला नेक्स्ट आपका जो स्लाइड है वो चेंज एजेंट पे ही बना है। तो उसमें हम लोग जानेंगे कि चेंज एजेंट जो रोल अदा करते हैं उनके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं, कौन कौन से लोग हैं जो चेंज का कारण करते हैं, मतलब कारण होते हैं। जैसे सोसाइटी में अगर हमको कोई चीज़ चेंज लानी है तो हम कैसे ला पाएंगे, कैसे लोगों के परसेप्शन को बदल पाएंगे, बिलीफ को बदल पाएंगे, एटीट्यूड को बदल पाएंगे और एटीट्यूड को बदल पाएंगे, उनके लर्निंग को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ है कि हम जो हमारा वो है रूरल एरियाज़ है उनको हम कैसे डेवलप करेंगे, उनमें हम कैसे हॉस्पिटैलिटी लाएंगे, एजुकेशनल सर्विसेज कैसे देंगे, स्कूल का निर्माण कैसे करेंगे, दवाइयाँ कैसे पहुँचाएंगे और प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। बिहेवियरल चेंजेस की अगर बात करें, जैसे उसमें यही चीज़ आ जाएगी, एटीट्यूड आ जाएगा, परसेप्शन आ जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगा, लर्निंग आ जाएगा, बिलीफ्स आ जाएंगे, नॉर्म्स आ जाएंगे, कस्टम आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें बिहेवियरल चेंज में हम लोग देखेंगे। और सोशल हायरार्की वही चीज़ है, सेम, फैमिली, ग्रुप, सोसाइटी एंड कम्युनिटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ जो नेक्स्ट स्लाइड है ये एक्सटेंशन एजुकेशन एंड रूरल सोशियोलॉजी। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड रूरल सोशियोलॉजी, तो इसको जान लेते हैं। तो एक्सटेंशन यहाँ शायद एक चीज़ लिखा होगा, हाँ, ये क्या रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड रूरल सोशियोलॉजी के बीच में क्या रिलेशन है, तो इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। द मेन एम ऑफ एक्सटेंशन इज़ टू डेवलप द रूरल सोसाइटी थ्रू अ वैरायटी ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम। देखिए, जो मेन एम है एक्सटेंशन का वो ये है कि हम रूरल सोसाइटी को कैसे डेवलप करें। ठीक है, और एक्सटेंशन प्रोग्राम के थ्रू, जैसे लैब टू लैंड चला था 1972 में, तो वहाँ क्या हुआ था कि जो भी हम लैब में टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं और टेक्निक डेवलप कर रहे हैं वो फार्मर फील्ड तक कैसे एप्लीकेबल हो, फार्मर उस चीज़ को कैसे अपना ले, अडाप्ट कर ले, ये चीज़ें हम करते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन में। ठीक है, और रूरल सोशियोलॉजी क्या है? द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन रूरल पॉपुलेशन सपोर्ट, कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन इन दिस प्रोग्राम। देखिए, रूरल सोशियोलॉजी जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे जो भी एक्सटेंशन ऑफिसर हैं वो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनमें ये होता है कि जब तक रूरल सोशियोलॉजी या जो रूरल पीपल हैं वो जब तक कोऑपरेशन अपना नहीं दिखाएंगे, अपना सहयोग नहीं दिखाएंगे, अपना सपोर्ट नहीं करेंगे, उसमें बढ़ चढ़ के उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक वो प्रोग्राम सफल नहीं होगा, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो अपना एम, एजेंडा और जो भी उसका मोटिव था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए किसानों को समझाना, किसानों को मनाना, किसानों को प्रेरित करना, किसानों को इंक्रीज़ करना, उनको इंटेंसिव देना, ये सारा तिगड़मबाजी हम लोग को करना पड़ जाता है किसान को सिखाने के लिए कि भैया ये आप टेक्नोलॉजी यूज़ करिए, आप ये खाद यूज़ करिए, आपका
अच्छा ग्रोथ होगा, 5 साल बाद आपकी पूरी लैंड ऑर्गेनिक हो जाएगी, उससे आप मतलब हज़ारों रुपए कमा सकते हैं, करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो हमको समझाना पड़ता है, किसान एग्री हो ही नहीं पाता है, तो किसानों को समझाना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ क्या लिखा है, हैंस नॉलेज ऑन रूरल सोशियोलॉजी विच स्ट्रक्चर कल्चरल custom law belief of the rural society is very important on the part of the extension worker because these factors affect the attitude approach behavior etc of the rural people। कहने का मतलब यहाँ यही है कि जब हमको रूरल सोशियोलॉजी का एक अच्छा खासा नॉलेज होता है, जैसे एक मान लीजिए एक एक्सटेंशन ऑफिसर है, उसको अच्छा खासा रूरल सोशियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसको पता है कि हमको लोगों के परसेप्शन को कैसे चेंज करना है, उनके मोटिवेशन को कैसे चेंज करना है, उनके बिलीफ को हम कैसे पढ़ सकते हैं, उनकी बिलीफ क्या है, उसी प्रकार हम कोई चीज़ें क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं कस्टम बिलीफ, अगर हम ये सब का ज्ञान रहता है तो हम उस मतलब अगर हम बात करें तो हम उस प्रोडक्ट को या जो भी हमारी टेक्निक है, जो भी हमारी सर्विसेज हैं, उसको हम ग्राउंड लेवल तक एप्लीकेबल कर पाते हैं, जिससे कि ग्राउंड लेवल पे जो भी रूरल पीपल रह रहे हैं, रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, उनको उनका बेनिफिट मिल पाए, क्योंकि एक्सटेंशन प्रोग्राम का जो मेन मोटो होता है वो यही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की बात कर लेते हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन है क्या। ठीक है, अभी हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन का पढ़ रहे थे, तो उन्हीं के बारे में ये चीज़ है, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे समझ लेते हैं। ठीक है, द वर्ड एक्सटेंशन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मीनिंग आउट। देखिए जो लैटिन वर्ड है एक्स, उसका मतलब होता है आउट। ठीक है, और टेंसियो एक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्ट्रेचिंग, मतलब आउट स्ट्रेचिंग। अगर हम शब्दों को ध्यान से समझें तो इसका मतलब होता है आउट स्ट्रेचिंग, मतलब हम किसी चीज़ को तान रहे हैं ना, लंबा कर रहे हैं। तो हम यहाँ किस चीज़ को तान रहे हैं, जो भी हमारा देखिए एजुकेशन विच इज स्ट्रेच out into the villages in the field beyond the limits of school and college to which formal type of education is normally confined। कहने का मतलब मेरा यही है कि जो भी हम एजुकेशन लाएंगे एक्सटेंशन एजुकेशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है। जैसे कॉलेज और स्कूल में फॉर्मल तरीका होता है, गुड मॉर्निंग सर, सिट डाउन, कॉपी चेक कराओ, ये करो। लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। हम घर घर जाके नॉलेज देते हैं, हम चंबाल चर्चा करा देते हैं, हम मीटिंग करा देते हैं, ग्रुप डिस्कशन करा देते हैं। फार्मर बेझिझक कुछ भी पूछ सकता है, तो वहाँ कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं दिखानी होती, इनफॉर्मल होता है। किसान को समझाना रहता है, मेन मोटो यही रहता है कि जो भी हम लैब और टेक्नोलॉजी और जो भी एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसका बेनिफिट किसान को कैसे मिले। समझ में आई बात? तो ये चीज़ें हम करते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन के थ्रू हम ये चीज़ें करते हैं। सैग्निफाइज ऑन आउट ऑफ स्टेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो ये क्या करता है, आउट ऑफ स्कूल बात करता है। जैसे कॉलेज में क्या था कि हम स्कूल कॉलेज गए, पढ़े, ये किए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ, जो भी हम लैब और अपने जो रिसर्च सेंटर है उसमें डेवलप कर रहे हैं, उसको फार्मर तक उस बात को लाना कि भैया मैंने ये रिसर्च किया है, ये टेक्नोलॉजी है, ये मेरी वैरायटी है, अगर आप ये वैरायटी ग्रो करते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलता है, इसमें ये खाद नहीं डालना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमको किसान को समझानी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक है एक टॉपिक, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रूरल सोशियोलॉजी एंड एक्सटेंशन। तो रूरल सोशियोलॉजी और एक्सटेंशन के बीच में आपस में क्या संबंध है वो हम जानेंगे। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट दिया है, रूरल सोशियोलॉजी इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लॉज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल सोसाइटी। देखिए एक रूरल सोशियोलॉजी क्या है, एक प्रकार का साइंटिफिक स्टडी है, जो भी लॉज हैं और स्ट्रक्चर कैसे होता है, सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम रूरल सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, एक प्रकार का ये इनफॉर्मल है एजुकेशन है, जिसमें हमारा मेन मोटो होता है कि रूरल सोसाइटी को अब कैसे अपग्रेड किया जाए, जिससे कि वो महंगाई के साथ और जो भी इन्फ्लेशन होते हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, उनका ग्रोथ कैसे हो, उनका डेवलपमेंट कैसे हो, मेन फोकस हमारा यही होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, इट स्टडीज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ रूरल पीपल। ठीक है,
रूरल सोशियोलॉजी के अंदर हम उनके एटीट्यूड पढ़ते हैं, लोगों के एटीट्यूड और बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, लोगों का परसेप्शन कैसे चेंज हो रहा है, हम लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे एग्री करा सकते हैं किसी काम को लेकर, यह हम रूरल सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। इट सीक्स टू मॉडिफाई, अब एक्सटेंशन की बात करें तो ये क्या है, इट सीक्स टू मॉडिफाई और चेंज फॉर बेटर द एटीट्यूड बिहेवियर ऑफ विलेज पीपल। कहने का मतलब यहाँ यही है कि हम एक्सटेंशन एजुकेशन के थ्रू ये करते हैं कि हम उनके जो भी एटीट्यूड है, बिलीफ है, बिहेवियर है, उनको हम कैसे चेंज करें, उनको हम कैसे कन्विंस करें किसी प्रोडक्ट को लेकर, ये सारी चीज़ें हम एक्सटेंशन एजुकेशन में करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट अब पर देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में ये था, इट स्टडीज द नीड एंड द इंटरेस्ट ऑफ रूरल सोसाइटी। रूरल सोशियोलॉजी में जो थर्ड पॉइंट है, हम यहाँ ये देखते हैं कि नीड क्या है रूरल पीपल में, रूरल सोसाइटी में लोगों की नीड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। अब वही चीज़ हम लेके एक्सटेंशन एजुकेशन में उनका यूज़ करते हैं। अच्छा, मान लो किसान को चाहिए कि भैया बहुत हल से जोतते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, अगर ट्रैक्टर होता तो बहुत अच्छा, और ट्रैक्टर ऐसा होता कि एक साथ दो काम कर ले, एक ही मशीन खरीदे, 2-3 काम मेरा हो जाए, जैसे रोटावेटर है। तो इट हेल्प्स, देखो यहाँ यही चीज़ लिखा है, इट हेल्प्स पीपल टू डिस्कवर दियर नीड्स एंड प्रॉब्लम एंड बिल्ड एजुकेशनल प्रोग्राम बेस्ड ऑन दिस नीड्स एंड वांट्स। तो कहने का मतलब यहाँ यही है कि एक्सटेंशन एजुकेशन के थ्रू जो भी उनके रूरल सोसाइटी में जो भी उनके नीड्स हैं और वांट्स हैं, उनको हम कैसे फुलफिलमेंट कर पाएँ किसी एजुकेशनल प्रोग्राम के थ्रू, उनको समझा पाएँ कि देखिए ये चीज़ें हो सकती हैं, ये बेटर रहेगा आपके लिए, आपको इसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ करते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है रूरल सोशियोलॉजी के अंदर, जो हम लोग रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, इट एनालाइज रूरल सोशल रिलेशनशिप ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप इन रूरल एरियाज, द सोशल प्रोसेसेस लाइक कोऑपरेशन, एसोसिएशन, कंपटीशन एसेट्रा एमॉन्ग विलेज पीपल। तो ये क्या करता है, रूरल सोशियोलॉजी एनालिसिस करता है कि रूरल सोशल रिलेशनशिप क्या है, ग्रुप्स के बीच में कैसा रिलेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कैसा रिलेशन है, लीडरशिप इन रूरल एरियाज़। ठीक है। जो भी लीडरशिप रूल्स अदा कर रहे हैं रूरल एरियाज़ में, जैसे कि जो सोशल प्रोसेस है, जिसमें हम कोऑपरेशन, एसोसिएशन, कंपटीशन पढ़ते हैं। कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, पैसा फंड रेज करते हैं। एसोसिएशन करते हैं, लोग सहभागी होते हैं। कंपटीशन, ये सारी चीज़ें हम लोग रूरल सोशियोलॉजी के अंदर देखते हैं। ठीक है। अब एजुकेशन एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या होता है, इट फॉस्टर्स means develop and utilize village organization and leadership and favorable sources social processes to achieve its objective of rural development। कहने का मतलब यहाँ यही है कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करके, लीडरशिप करके, हम जो सोशल प्रोसेस है जैसे कि कोऑपरेशन है, एसोसिएशन है, कंपटीशन है, उनको हम उनकी रूरल डेवलपमेंट में जो भी उनकी ऑब्जेक्टिव है उनको कैसे हम फुलफिलमेंट करें, कैसे उनके हम ग्राउंड लेवल पे अप्लाई करें, ये सारा चीज़ एक्सटेंशन का काम होता है। ठीक है। आगे चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट जान लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, क्योंकि इसमें टोटल इंटर रिलेशनशिप आ जाएगा तो आपको लिखने पड़ेंगे 5-6 पॉइंट। तो रूरल सोशियोलॉजी क्या है, इट स्टडीज सोशल सिचुएशन एंड असेंबल्स सोशल फैक्ट और रूरल सोसाइटी। तो जो सोशल सिचुएशन है, सोशल की स्थिति क्या है, समाज में एक दूसरे के प्रति क्या भावनाएं हैं, क्या चल रहा है, असेंबल करना, सोशल फैक्ट को जानना, ये सब रूरल सोशियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। ठीक है। और यहाँ क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन में, it makes use of such social data as a basis for building up its extension program for rural areas। तो ये क्या करता है एक्सटेंशन, ये लोग क्या करते हैं, जो भी एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं वो एक डेटा कलेक्ट करते हैं, पहले डेटाबेस बनाते हैं, उनको डेटा कलेक्ट करते हैं, सर्वे करते हैं घर घर जाके, फिर उसी के आधार पे वो क्या करते हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम अपना लॉन्च करते हैं। जैसे कि लैब टू लैंड प्रोग्राम था 1972 के आसपास आया था, और भी बहुत सारे हैं प्रोग्राम लॉन्च हुए थे। ठीक है। आगे चलते हैं, 6 पॉइंट जान लेते हैं कि 6 पॉइंट में क्या था।
रूरल सोशियोलॉजी के अंदर 6 पॉइंट में ये लिखा हुआ है, इट इन्वेस्टिगेट्स द सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम ऑफ रूरल सोसाइटी। तो ये रूरल सोशियोलॉजी के अंदर हम लोग रूरल सोशल, कल्चरल और जो पॉलिटिकल और रिलीजियस प्रॉब्लम है उनके बारे में जानते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर इट ऑल्सो स्टडीज दीज प्रॉब्लम्स विद रेफरेंस टू दियर इम्पैक्ट ऑन एक्सटेंशन वर्क इन विलेजेस। इट ऑल्सो स्टडीज़ दिस प्रॉब्लम इस जो भी एक्सटेंशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको स्टडी करते हैं, और एक्सटेंशन वर्क को कैसे हम उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा विलेज के ऊपर, ये सारी चीज़ें भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ देखिए क्या लिखा है, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे। तो रूरल सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ रूलर्स मैन बिहेवियर इन रिलेशनशिप टू अदर ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल विद होम ही इंटरेस्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज तो देखिए रूरल सोशियोलॉजी क्या था कि जो रूरल कंडीशन में जो रूरल लाइफ है उनका बिहेवियर कैसा है, जो इंडिविजुअल रह रहे हैं दूसरे के प्रति और ग्रुप में कैसा है, ये सारी चीज़ें हम लोग रूरल सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। एक्सटेंशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में क्या होता है, एक प्रकार का नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है जिसमें हम फार्मर्स को घर घर जाके शिक्षा देते हैं, या तो एक मीटिंग बना के शिक्षा देते हैं, मास मीडिया के थ्रू भी बताते हैं। वो जो है एक प्रकार का टू डेवलप रूरल सोसाइटी और डाइजरेबल लाइन्स, जिससे कि वो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, वो ज़्यादा पैसा कमाए, वो चीज़ें हम लोग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में करते हैं, ठीक है। रूरल सोशियोलॉजी स्टडीज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ रूरल पीपल। अभी हम जैसे आपको बता ही चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसके बाद भी आप लोग एग्जाम में गलत लिखते हैं तो आप ही का नुकसान होगा। तो रूरल सोशियोलॉजी क्या स्टडी करेगा, एटीट्यूड और बिहेवियर रूरल पीपल का, और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या करेगा, सीक्स टू मॉडिफाई द चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ फार्मर। कैसे हम उस जो फार्मर है उसके बिहेवियर और एटीट्यूड को कैसे चेंज करें, और जिससे कि उस फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिले, वो चीज़ हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक और लाइन यहाँ देख लेते हैं हम लोग। रूरल सोशियोलॉजी स्टडीज द नीड एंड द इंटरेस्ट ऑफ रूरल सोसाइटी एंड रूरल जो उनके नीड है और रूरल सोसाइटी है, ठीक है, उसके बारे में भी हम बता ही चुके हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन फार्मर उनके क्या नीड है और वांट है, उनको उनके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसी के आधार पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना और उनके प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच करना, ठीक है। तो ये चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये दोबारा मैंने इस तरीके से लिख दिया था जिससे कि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो वही चीज़ है, रूरल सोशियोलॉजी एनालिसिस द रूरल सोशल रिलेशनशिप ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडर्स इन रूरल एरियाज। तो रूरल सोशियोलॉजी क्या करता है, रूरल सोशल रिलेशनशिप कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, लीडर्स कैसे हैं सोशल एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, वो सब चीज़ों के बारे में जानता है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या करता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नॉलेज प्रिटेनिंग टू द ग्रुप्स, तो ग्रुप्स के पास क्या नॉलेज है उसको यूज़ करना, ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करना, लीडर टू अचीव दियर ऑब्जेक्टिव और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में, जिससे कि उसका हम जो भी एग्रीकल्चर मेरे ऑब्जेक्टिव है, फार्मर के ऑब्जेक्टिव है, उसको कैसे हम फुलफिल करें, ये सारा काम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन करता है। रूरल सोशियोलॉजी स्टडीज सोशल सिचुएशंस एंड कलेक्ट सोशल फैक्ट ऑफ रूरल सोसाइटी। जो भी सोशल सिचुएशन है उनके बारे में पढ़ता है, और जितने भी सोशल फैक्ट है रूरल सोसाइटी के बारे में, ठीक है, क्या ऐसे उनके नॉर्म्स हैं, कैसे कस्टम है, कैसे वो लोग पूजा पाठ करते हैं, क्या कुछ जो ये इम्प्लीमेंट है वो लागू हो पाएगा कि नहीं, कोई टेक्नोलॉजी ये लोग अडाप्ट कर पाएंगे कि नहीं, कोई इक्विपमेंट बिकेगा कि नहीं बिकेगा मार्केट में, ये सारी चीज़ें रूरल सोशियोलॉजी के तहत हम लोग जानते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या करता है, उन्हीं के सोशल आइडियाज़ को यूज़ करके उस तरह से फॉर्मुलेट करके वो टेक्नोलॉजी और जो भी इक्विपमेंट है और जो भी चीज़ें हैं, प्रोसेस है, प्रोग्राम है, वो बनाता है जिससे कि वो सफल हो जाए। समझ में आ रही मेरी बात?
रूरल सोशियोलॉजी है। रूरल सोशियोलॉजी इन्वेस्टिगेट सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस प्रॉब्लम, रूरल सोसाइटी के ये सब के बारे में पता लगाता है। और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है वो क्या करता है, स्टडीज़ करता है उस प्रॉब्लम को एक स्पेशल रेफरेंस के थ्रू एग्रीकल्चर फील्ड पे कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे हम वो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मेथडोलॉजी है वो हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ही देता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये आपके लेक्चर जो यूनिट 1 थे वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ कुछ क्वेश्चन आपसे हम पूछ दे रहे हैं एज योर होमवर्क। आप लोग को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, जिससे कि अभी तक आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 अटेंड कर लिया है, तो आप जाहिर सी बात है कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, जिससे कि आप अपने सेकंड सेमेस्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है ये सब सारे आपके होमवर्क हैं। ठीक है। क्वेश्चन 1 ये है कि द टर्म सोशियोलॉजी इज क्वाइंड बाई। तो टर्म सोशियोलॉजी कौन क्वाइंड किया था? ऑप्शन में आपके हैं सेंट साइमन, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे एंड डर्केहिम। तो ये मैं आपको कराया हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 1 डाल के, आप 1 डाल के जो होगा 1 का ए होगा तो 1 का ए लिखिएगा। इस तरीके से दिखेंगे कि हम देखना चाहते हैं कि आप लोग मेरे क्लास अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा है किस ईयर में सोशियोलॉजी टर्म क्वाइंड की गई थी? 1798, 1815, 1839, 1857। तो ये आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन इज सोशियोलॉजी इमर्ज फ्रॉम। जो सोशियोलॉजी है वो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, किस कंट्री से हुई है? क्वेश्चन पूछने का मतलब यही है। अमेरिका, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। तो आपको बता देना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड सोशियोलॉजी इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, दीज आर। 2 वर्ड से मिलके बने हैं। तो ऑप्शन 1 ए है सोसाइटियस एंड लॉजी, सोसिटिया एंड लॉजिस्टिया, सोसियस एंड लॉगस एंड सोसिया एंड लॉगस। तो ये आपको बताना है किससे मिलके बना है। सारा यूनिट 1 से ही क्वेश्चन बना है, और पार्ट 1 जो अच्छे से किया होगा वो ज़रूर आंसर दे पाएगा। सोसाइटी सिम्बलाइजेस द नेटवर्क ऑफ। ये जो 5th क्वेश्चन है, सोसाइटी सिम्बलाइज करती है नेटवर्क किसका? ह्यूमन रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, ओरिएंटेशन या इंटरकनेक्शन। ये बताना है सोसाइटी। ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ठीक है। सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। हुज डेफिनेशन इज दिस? किसका ये डेफिनेशन है? ये सोसाइटी का है। जो सोसाइटी पढ़ाएंगे तो शायद कर लेंगे, या अपने से गूगल करके आंसर दे दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सोशियोलॉजी इज क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल इंटरेक्शन, मेथोडोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स। थर्ड है साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ प्री मॉडर्न पीपल, एंड फोर्थ वन इज एकेडमिक डिसिप्लिन दैट एग्जामिन इंडिविजुअल ह्यूमन। ठीक है। तो ये कौन सा इसका राइट आंसर होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का। इसके साथ ही आपका ये पूरा जो फर्स्ट यूनिट था रूरल सोशियोलॉजी वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो 3 पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया कि आप लोग को अच्छे से अच्छा मैटर दिया जाए, अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट लाया जाए। मेरी कोशिश है कि आशा है कि आप लोग को अच्छे से सब चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एग्रीपो चैनल टेलीग्राम पे है, आप वहाँ बेझिझक कोई भी क्वेश्चन पूछिए, उसका तुरंत निवारण किया जाएगा। ठीक है। तो 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। A dash is a large social group that shares the same geographical territory and it's subject to the same political authority and dominant cultural expectation। यह है क्या? कल्चर, सोसाइटी, नेशन और कंट्री। तो ये आपको बताना है। ठीक है।
तो बच्चों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, और इसी के साथ हम लोग यूनिट 1 के सारे पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और यूनिट 1 एक्सटेंशन का जो कोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो उसका हम लोग रूरल सोशियोलॉजी वाला पोर्शन लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें सेकंड टॉपिक पे हम लोग अब वीडियो बनाएंगे, जल्द ही बना के आप लोग को पब्लिश कर दिया जाएगा यूट्यूब पे। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ये आपका खुद का चैनल है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि उनको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले और क्लियर इन्फॉर्मेशन मिले। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है एग्रीपो। और आज के लिए इतना ही, अब बाद में मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय स्टूडेंट्स।